आज हम विज्ञान कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन OMR शीट पे करने के लिए आते हैं तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो भौतिक विज्ञान से आया है। भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे साइड में आके हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में, ये है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र C है। तो 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है। पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब बन सकता है, अनंत पे रखी है। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तीसरी पे वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी हो तो भी प्रतिबिंब बन सकता है। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हो, चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति में फोकस पर वस्तु रखी हो। छठी स्थिति में फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो। इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है। तो प्रतिबिंब बन सकता है तो पहली स्थिति में अगर हम क्लियर करें कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। सेकंड पोजीशन में जब वस्तु कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और आप ये देख रहे हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तीसरी पोजीशन पे जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा। चौथी स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवी पोजीशन जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। पांचवी पोजीशन का ही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ छठी पोजीशन का भी हम देख लेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा आभासी बनेगा। उसके बारे में नहीं पूछा गया, फिलहाल यहाँ पांचवी पोजीशन के बारे में पूछा गया है कि जब वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यहीं पे हम इसमें अनंत ढूंढेंगे कि इसमें अनंत दे रखा है C ऑप्शन में कि वस्तु फोकस पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो क्षमता का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं और P बराबर A1/F, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फोकस दूरी को तो मीटर में मापते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, तो 1/मीटर, और मीटर को जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इनवर्स बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए मीटर इनवर्स, भी राइट आंसर होगा। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। कौन सा दर्पण है, यहाँ पे दर्पण ऑप्शन में दे रखे हैं, लेंस भी है, तो किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। तो ये तो चित्र से ही क्लियर हो पाएगा। पहले डायग्राम देखेंगे तो देखेंगे आगे पोर्शन में। पहले हम इसको रिमूव कर लें, फिर इसको चित्र बना के हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, एक पहले ऑप्शन में दे रखा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों बना लेते हैं। ये है हमारे सामने उत्तल दर्पण, सेकंड पे बना दिया हमने अवतल दर्पण, ये फर्स्ट पोजीशन थी, और ये थर्ड पोजीशन पे बना दिया समतल दर्पण। तो आप देख रहे हैं समतल दर्पण में जस्ट सामने का दिखाई देगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण ये वाला है, इसमें फर्स्ट में देखिए इतना दिखाई देगा, आगे तक का इतनी परास होगी। और सेकंड पोजीशन में आप देखें उत्तल दर्पण में वो समतल से भी कम दिखाई दे रहा है, परास छोटी होगी कि ये इस तरीके से घुमा हुआ होगा। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परास किसकी है, उत्तल दर्पण। अवतल की है और समतल में भी सामने सामने का दिख रहा है,
पर सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, उत्तल में, उत्तल दर्पण में। तो आप इसमें राइट आंसर करेंगे उत्तल दर्पण, वी राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर होगा वी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी रेटिना नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें डी राइट आंसर होगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को ही हम रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल को ही हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पे रेटिना ना दे करके भ्रमित करने के लिए दृष्टिपटल दे रखा है। तो राइट आंसर चौथे वाले क्वेश्चन का कौन सा होगा, डी दृष्टिपटल। ठीक है, अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है पांचवा क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु स्थित होता है, दूर बिंदु अनंत पर। ठीक है, डी राइट आंसर होगा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, और जो निकट बिंदु पूछ लिया जाता तो 25 सेंटीमीटर राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु पूछा गया है तो राइट आंसर होगा डी अनंत पर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, सॉरी एम्पियर। विद्युत धारा, धारा पूछा है तो धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्यू कूलाम आवेश का होता है, जूल ऊर्जा का होता है, कैलोरी ऊष्मा का होता है। तो ये सारे मात्रक क्लियर कर दिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऐसा ही मात्रक धारा का पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एम्पियर। ओके अब सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड यहाँ पे हम देखें कि किसका मात्रक है, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर का मतलब होता है धारा आई, सेकंड का मतलब समय आई टी, तो आई इंटू टी, तो ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर होगा। क्यू बराबर आई टी, एक फॉर्मूला पड़ा होगा जिसमें आई एम्पियर और टी सेकंड, तो दोनों ही मात्रक मिलाएंगे तो क्यू बराबर आई टी आवेश के बराबर होगा। तो सी राइट आंसर होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। और यहाँ फार्मूला से हम मात्रक निकाल सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और दूसरा एक मात्रक जो फार्मूले से हमने निकाला है एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो राइट आंसर 7 का क्या होगा, सी। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है केमिस्ट्री का, आठवां जो क्वेश्चन दे रखा है वो केमिस्ट्री से आया है, रसायन विज्ञान से। एक रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस H2SO4, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये कौन सी अवक्रिया है, संयोजन अवक्रिया। संयोजन अवक्रिया में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि संयोजन अवक्रिया में A और V दोनों अभिकारक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद C बनाते हैं लेकिन यहाँ पे एकल उत्पाद नहीं बनना, दो उत्पाद बन रहे हैं, तो ये संयोजन अवक्रिया नहीं हो सकती। दूसरा विस्थापन अवक्रिया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Zn जो है क्रियाशील धातु है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। Zn है वो हाइड्रोजन को इस यौगिक से विस्थापित कर रहा है, H2SO4 से हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वह अवक्रिया विस्थापन अवक्रिया कहला रही है। यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि Zn H2 हाइड्रोजन को H2SO4 में से विस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पे ये विस्थापन अवक्रिया है। वियोजन में क्या होता है, एकल अविकारक दो उत्पादों में टूटता है, तो यहाँ वो भी नहीं हो रहा है, और दो विस्थापन भी नहीं है, यहाँ पे दो यौगिकों में आयनों का विनिमय नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सब गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, वी राइट आंसर होगा, विस्थापन अवक्रिया। ये अवक्रिया किसकी उदाहरण है, विस्थापन अवक्रिया का उदाहरण है तो ये हम लोग रिमूव कर लें। फिर उसके बाद नौवें क्वेश्चन की ओर देखेंगे, क्या कह रहा है नौ क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम C8 पॉजिटिव आयन बनाता है, और नाइट्रेट NO3 सिंगल नेगेटिव नाइट्रेट आयन होता है। तो ये दोनों जब आपस में सहयोग करेंगे तो दो नीचे पहुंचेंगे, इसके NO3 के नीचे 2 पहुंच जाएंगे, और इसका जो एक है वो इसके नीचे आएगा, तो CaNO3 का होल ट्वाइस, वी राइट आंसर होगा, वी CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो CaNO3 का होल ट्वाइस होगा, तो राइट आंसर वी हमारा सही होगा अब 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पे देखेंगे, pH मान 8.5 वाला विलयन है, 7 से अधिक, 7 से अधिक तो क्षार होता है, क्षारीय विलयन, ये राइट आंसर होगा। अगर किसी विलयन का pH मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। यहाँ पे pH मान कितना होगा,
8.5 है तो वो विलेन क्षारीय होगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। भाई क्षारक के साथ, क्षार के साथ हल्दी लाल भूरा रंग देती है। आप देखते हैं कि कोई भी हल्दी कपड़े पे गिर जाती है, उसमें साबुन जैसे ही लगाते हैं वो लाल भूरा हो जाता है। तो यहाँ पे लाल भूरा, भूरा लाल राइट आंसर होगा। लाल कलर का एकदम ब्लड जैसा लाल हो जाता है, तो राइट आंसर लाल हो जाएगा। हल्दी, क्योंकि जो साबुन है, साबुन में क्षार की मात्रा होती है, क्षारीय होता है, और हल्दी क्षार के संपर्क में आने पर लाल रंग देती है, तो भूरा लाल इसमें राइट आंसर होगा। तो सी पे टिक कर देंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है धातु है। ये सभी दे रखे हैं तत्व, इनमें धातु को पहचानना है। तो आप लोगों ने धातु के बारे में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पे Li पॉजिटिव होता है, Li पे सिंगल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो Li धातु होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं अधातु क्या है। तो अधातु पहचानो, इसमें पोटेशियम के पॉजिटिव आयन बनाता है, ये भी धातु है। एल्युमिनियम Al3 पॉजिटिव आयन बनाता है, तो ये भी धातु है। F फ्लोरीन F नेगेटिव, ये अधातु है, नेगेटिव वाला अधातु होता है। के पॉजिटिव, ये भी धातु। Al3 पॉजिटिव, ये भी धातु। फ्लोरीन नेगेटिव है, तो ये अधातु हो गई। सोडियम Na, ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा धातु हो जाएगा। Na भी धातु, पोटेशियम भी धातु, एल्युमिनियम भी धातु, सोडियम बचा तो उसको हम अधातु पर टिक कर देंगे, ये अधातु हो जाएगी। तो ये 13 क्वेश्चन जब सॉल्व हो गए, तो 13 क्वेश्चन के बाद अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन ये बायोलॉजी जीव विज्ञान से आए हुए हैं। तो इसमें देखें आप लोग, ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा मुद्रा, तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। ये ऊर्जा की मुद्रा कही जाती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्कों में होता है। वृक्क, वृक्क दो जोड़ी पाए सॉरी एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं मनुष्य में, अर्थात 2 वृक्क पाए जाते हैं, उनमें निर्माण होता है मूत्र का, जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल को, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे गलत हैं इसमें। क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, राइट आंसर सी है। 17 नंबर लसिका में नहीं पाए जाते हैं। लसिका में क्या नहीं पाए जाते, आरबीसी नहीं पाई जाती, लाल रुधिराण, राइट आंसर होगा ए। लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती, लाल रुधिराण राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है मादा लिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। तो मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन, राइट आंसर सी होगा। एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन्स है जो महिलाओं में पाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। तो पादप हार्मोन्स 2 प्रकार के हैं, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधक। तो वृद्धि प्रवर्धक में ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन 3 आते हैं, तो इसमें डी दिया है साइटोकाइनिन, तो डी राइट आंसर होगा। ये पादप हार्मोन्स है जो एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन, राइट आंसर डी। 20वां है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। तो सोचने समझने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है, ए राइट आंसर होगा इसमें। अग्र मस्तिष्क सोचने समझने वाला भाग है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आप सब लोग सॉल्व करेंगे, इनको याद करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में हो सकता है पूछे जाए, इनमें से 2 एक क्वेश्चन फंस सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको तैयार कर लेंगे। और आगे का जो पेपर है वो अगली वीडियो में हम देखते हैं, बने रहिएगा। ओके, थैंक यू।